नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का पार्ट 11। मोना चौधरी से कोई नया लफड़ा हो गया है क्या? बाबू भाई बोला। ये बात मेरी जानकारी में है कि 1-2 बार पहले भी तुम्हारा और मोना चौधरी का झगड़ा हो चुका है। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मैं यूं ही पूछ रहा था, तुम्हारा जवाब देना जरूरी नहीं है, बाबू भाई ने लापरवाही से कहा और पास आकर कागज देवराज चौहान को थमाता हुआ बोला। इस कागज पर मोना चौधरी का तो नहीं, लेकिन उसके खास साथी नीलू महाजन का पता है। महाजन जानता है कि मोना चौधरी कहाँ रहती है। देवराज चौहान ने कागज पर नजर मारी। वहां दिल्ली का कोई पता लिखा था। देवराज चौहान के कार आगे बढ़ाते ही नगीना ने पूछा, कहाँ गए थे? किसी से मोना चौधरी का दिल्ली का पता पूछने, देवराज चौहान ने कहा। मालूम हुआ? मोना चौधरी का तो नहीं। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते हुए सिगरेट सुलगाई। महाजन का पता मिल गया है, वो जो मोना चौधरी का खास साथी है। नगीना कह उठी, नाम सुन चुकी हूँ उसका। हाँ, वही महाजन। महाजन शायद ना बताए मोना चौधरी के बारे में। तुम ठीक कहती हो, वो नहीं बताएगा, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा इंसान होगा जो हमें मोना चौधरी तक पहुंचा सकता है। दिल्ली पहुंचकर देखेंगे कि इस बारे में क्या करना है। कुछ पल उनके बीच शांति रही। कार रफ्तार के साथ दौड़ती रही। मोना चौधरी के साथ आपकी दुश्मनी कैसे पैदा हुई थी? नगीना ने पूछा। मालूम नहीं, पुरानी बात हो गई। देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। हम दोनों के रास्ते एक हो गए थे तब। वहीं से टकराव की नौबत आई थी। फकीर बाबा तो कहता है ये दुश्मनी 3 जन्म पहले शुरू हुई थी। हाँ, पेशीराम ने ये नहीं बताया कि 3 जन्मों पहले किस वजह के चलते दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। इतना अवश्य कहा था कि वो हर जन्म की दास्तान बताएगा, देवराज चौहान ने कहा। हो सकता है फकीर बाबा पूर्व जन्म की बात गलत कर रहा हो। पेशीराम की कोई भी कही बात आज तक झूठ नहीं निकली। वैसे भी बीते जन्मों के कुछ हिस्सों में पेशीराम हम सबको ले गया था। हम लोगों का 3 जन्म का पहले का परिवार आज भी जिंदा है। जगमोहन, सोहनलाल, बांके, रुस्तम राव सब मेरे साथी थे। मोना चौधरी, नीलू महाजन और पारसनाथ के परिवार वाले भी उन्हें मिले। मोना चौधरी के पिता मुद्रानाथ और बहन बेला ने मेरी बहुत सहायता की थी। उस दुनिया का समय चक्र दालू बाबा ने रोक रखा था। 3 जन्म पहले जब हम सबकी झगड़े में मौत हुई तो जैसा हमने वहां छोड़ा था, समय चक्र रुक जाने से तब भी सब कुछ वैसा ही था जैसा हमारी मौत के समय था। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये जगह कहाँ पर है? नगीना ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। मालूम नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पेशीराम के पास कई करिश्माई शक्तियां हैं। तब वो नाई का पेशा करता था। पेटी लेकर हजामत के लिए घर घर घूमता था। लेकिन मेरे इन 3 जन्मों के भीतर उसने यज्ञ तप और भक्ति करके गुरुवर की कृपा से कई विद्याएं जान ली हैं। इन्हीं विद्याओं के दम पर वो हम सबको ऐसी नगरी ले गया था जिसे शायद पाताल नगरी कहते हैं। वो हम लोगों की ये दुनिया नहीं थी। मैं सुन समझकर भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। जगमोहन ने भी बताया था मुझे, लेकिन तुमने जो सुना वो सच है, देवराज चौहान ने कहा। उस पर विश्वास करो, नगीना ने एकाएक गंभीर स्वर में कहा। तुमने कहा कि फकीर बाबा ने आज तक जो कहा सच निकला। हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी उसका कहा झूठ हो जाए? नगीना के स्वर में हल्का सा कंपन उभरा। देवराज चौहान ने नगीना के चेहरे पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। अपनी शक्तियों के दम पर पेशीराम कभी कभी भविष्य में झांक लेता है और कभी नहीं भी झांक पाता। देवराज चौहान ने कश लिया। इस बार भी उसने आने वाले वक्त को देख लिया होगा। तभी उसने मुझे चेतावनी दी कि मोना चौधरी से अभी झगड़ा किया गया तो शायद मेरी जिंदगी ना बच सके। उसकी बात झूठी भी तो हो सकती है, नगीना अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी बात झूठी नहीं होगी। देवराज चौहान का लहजा बेहद शांत था। नगीना ने देवराज चौहान को देखा, कुछ पल देखती रही, फिर मुंह घुमा लिया। आंखों में आंसू चमक उठे थे और देवराज चौहान को बिना देखे ही एहसास था उन आंसुओं का। कार तेज रफ्तार के साथ दौड़े जा रही थी।
जगमोहन की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। भाभी, जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग, चाय बना देना। बगल में सोया रुस्तम राव बड़बड़ा उठा, क्यों बच्चे की नींद खराब करेला है, सोने दे, बाहर को पहुंचकर दंगा करेला। जगमोहन ने रुस्तम राव को देखा, मुंह बनाया, फिर बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया और हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर निकला। भाभी, चाय बना देना, कहते हुए जगमोहन ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। तभी बगल वाले कमरे में से बांकेलाल राठौर भी बाहर आ गया। शुभ प्रभातो, बांकेलाल राठौर ने जगमोहन से कहा और साथ चलने लगा। मारी मानो तो आज मारे से शर्त लगा लो, थारी भाभी बाद में तरने चाय दो, मारी बहना पहले मारो को दो। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। कोई बात नहीं, तुम पहले चाय ले लो। मतलब कि तुम शर्त न लगायो? नहीं, थारो मर्जी, मारा क्या जाता है। दोनों हॉल में सोफों पर जा बैठे। ओ बहनों, बांकेलाल राठौर बोला, जरा सुबह वालों चाय दे उस मलाई मार को। तभी जगमोहन बोला, मैं देवराज चौहान को देख कर आता हूँ, बंधनों में उसे तकलीफ हो रही होगी। बैठो बैठो, बांकेलाल राठौर हाथ हिलाकर बोला, अब भी चाय आयो तो चाय को ले करो, वहाँ पी जाओ। चाय देखोगे कुछ तो उसो का गुस्सो नर्म पड़ो। बांकेलाल राठौर की बात सुनकर जगमोहन ने उठने का इरादा छोड़ दिया। तभी रुस्तम राव पास आता दिखाई दिया। बाप, तुम लोग तो सुबह सुबह चिल्ला के बच्चे की नींद खराब करेला। रुस्तम राव ने कहा, छोरे, ये क्या सोने का वक्त हो गए? उसो के गुरदासपुर में तो अब तक 50 भैंसों का दूध धोकर उन्हों के आगे तो चारों भी डालो के फुर्सत में बैठ जाओ। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। बाप, ये मुंबई होएला, गुरदासपुर नहीं होएला। छोरा जवान हो गया दिखो, अब तो जुबान भी लड़ाने लगो हो। भाभी नजर नहीं आ रही? जगमोहन इधर उधर नजर घुमाते हुए कह उठा। बाप, रुस्तम राव उठता हुआ बोला, वो थक कर सोएला, सबका खाना वो बनाएला, नाश्ता बना डाला, अपन अब भी चाय बना के लाएला बाप। कहने के साथ ही रुस्तम राव किचन की तरफ बढ़ गया। छोरे, मारी चाय पर मलाई जरूर मारो हो। गड़बड़ होएला बाप। रुस्तम राव उल्टे पांव भागता हुआ आया। देवराज चौहान अपने कमरे में नहीं होएला, दीदी भी नजर नहीं होएला। क्या? जगमोहन चौंक कर खड़ा हो गया। तारे को सपड़ों आया हो के छोरो? बांकेलाल राठौर के होठों से निकला। देवराज चौहान वापे ही हो वो, देख लो बाप। रुस्तम राव का चेहरा फक था। जगमोहन भीतर की तरफ भागा, बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव भी। छोरो, सच कहो तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई हो। तीनों एक के बाद एक उस कमरे में प्रवेश करते चले गए जहां देवराज चौहान को बंद कर रखा था। भीतर प्रवेश करते ही उनके पांव जड़ से हो गए। जिस नायलॉन की डोरी से देवराज चौहान को बांधा था वो डोरी कटी पड़ी थी। पास ही में किचन वाला चाकू पड़ा था। देवराज चौहान अब भला कमरे में कहाँ था? जगमोहन पलटा और भागता हुआ बदहवास सा बाहर आ गया। भाभी! जगमोहन हर उस जगह को देख रहा था जहां नगीना हो सकती थी। भाभी! जगमोहन दौड़ता फिर रहा था। छोरे, बांकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, ये सारो गड़बड़ बहना ही की हो। हाँ, वही देवराज चौहान के बंधन काटेला और दोनों रात में ही इधर से खिसकेला बाप। तभी जगमोहन हाफता हुआ पास आ पहुंचा। उसका चेहरा फक था। देवराज चौहान और नगीना भाभी बंगले में नहीं है। तेज सांसें लेता जगमोहन कह उठा, भाभी ने ही देवराज चौहान के बंधन काटे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी को कमरे की चाबी नहीं देनी चाहिए थी। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। जगमोहन बदहवास सा तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां सोहनलाल सोया था। सोहनलाल! जगमोहन बेकाबू सा हो रहा था। सोहनलाल! कमरे में प्रवेश करते ही जगमोहन ठिठक गया। बेड की पुष्ट से टेक लगाए सोहनलाल सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो शोर सुनकर ही सोया उठा है। चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी स्पष्ट नजर आ रही थी। सोहनलाल! जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत बुरी बात हो गई। देवराज चौहान अपने कमरे में नहीं है। नगीना ने उसे आजाद करा दिया। दोनों ही बंगले पर नहीं है। सोहनलाल शांत सा कश लेकर जगमोहन को देखता रहा। तू कुछ कहता क्यों नहीं सोहनलाल? देवराज चौहान और भाभी रात में मेरे सामने ही गए थे, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? जगमोहन चौंक उठा। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव भी वहां आ पहुंचे थे। हाँ, सोहनलाल ने उसी लहजे में कहा। तब मेरी आंख खुल गई थी। नींद नहीं आई तो सिगरेट पीने और कुछ वक्त बिताने के इरादे से मैं कमरे से बाहर निकला तो टहलता हुआ आगे निकल गया। वहां देवराज चौहान के कमरे वाला दरवाज़ा खुला देखा तो मैंने भीतर झांका। देवराज चौहान और भाभी कमरे में खड़े थे और दिल्ली जाने की बात कर रहे थे। मैं उसी पल वहां से हट गया और पोर्च में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वो दोनों आए। पोर्च में खड़ी कार को धकेल कर बंगले से बाहर निकाला और चले गए दोनों। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? जगमोहन दांत भींचकर कह उठा। मैं उन्हें रोकने की ताकत नहीं रखता। हमें क्यों नहीं जगाया नींद से? जगमोहन चीख उठा। मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत बात हो जाए, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा।
अब देवराज चौहान को रोक पाना संभव नहीं था। तुम लोग उसे रोकते तो कुछ भी हो सकता था। तुम जानते हो पेशीराम ने क्या कहा था कि 2 महीनों के भीतर वो मोना चौधरी से झगड़ा करेगा तो इस झगड़े में देवराज चौहान की मौत हो जाएगी। इस पर भी तुमने उसे जाने दिया। क्रोध में जगमोहन सिर से पांव तक कांप रहा था। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा, फिर व्याकुल भाव से बेड के नीचे उतर आया। जगमोहन, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान से तुम्हारा साथ ज्यादा रहा है, लेकिन तुम शायद ठीक से उसे पहचान नहीं पाए। देवराज चौहान वो इंसान है जिसे उसकी मर्जी के बिना कैद नहीं किया जा सकता। अगर उसे रोक लिया है तो वो निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यूं ही डकैती मास्टर नहीं कहते उसे। नगीना भाभी ये सब ना करती तो देवराज चौहान ही कोई रास्ता निकाल लेता। तुम क्या समझते हो 2 महीने उसे कमरे में कैद रखते? वो कैद रहता क्या? नहीं। सोहनलाल ने इंकार में सिर हिलाया। उसने मोना चौधरी के लिए दिल्ली जाना है तो वो जाकर ही रहेगा। इस बात का एहसास मुझे पहले ही था, फिर भी उसे कैद में रखने में मैंने तुम लोगों का पूरा साथ दिया। रात इसलिए तुम लोगों को नहीं उठाया कि मैं जानता था देवराज चौहान को नहीं रोका जा सकता। रोकने की चेष्टा में कोई और अशुभ बात ना हो जाए। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सबके हक में ठीक था। गहरा गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था वहां। रुस्तम राव ने चाय बनाई थी। तीनों चाय पी रहे थे, लेकिन जगमोहन भारी परेशानी के दौर से गुजरते हुए कमरे पर हाथ बांधे फर्श को रौंदने वाले अंदाज में टहल रहा था। बैठ जा बैठ जा, बांकेलाल राठौर गंभीर स्वर में कह उठा। कब तक फिरो हो, टांगे थक हो जाए। जगमोहन ने ठिठक कर बांकेलाल राठौर को घूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जगमोहन भीचे स्वर में कह उठा। वो अच्छी तरह जानती थी कि देवराज चौहान के यहाँ से निकल जाने का मतलब क्या है। ये गलती नहीं, बेवकूफ़ी थी नगीना भाभी की। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। या फिर भाभी अपनी जगह ठीक थी। पति की सेवा करना, उसकी बात मानना स्त्री धर्म की पवित्रता है। भाभी ने ये सब करके अपने धर्म को निभाया है। पागल हो गई है भाभी, जगमोहन गुस्से से कह उठा। इस तरह क्या पत्नी का धर्म निभाया जाता है? पति को मौत के मुंह में धकेल कर? थारे को तो बोलना ही आवे। बांकेलाल राठौर ने पहलू बदला। पति पत्नी का रिश्ता का होए, का मालूम थारे को? औरत आदमी को कुएं में धकेलो भी और बचाओ भी। इस रिश्तों के अंत की था तो ढूंढे भी ना मिलो। जगमोहन गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर बेचैन स्वर में कहा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन देवराज चौहान को हम ज्यादा देर कैद में नहीं रख सकते थे। देर सवेर में उसने किसी तरह से यहाँ से निकल ही जाना था। भाभी उसकी सहायता ना करती तो कुछ दिन बाद यहाँ से खिसक जाता। सोहनलाल बिल्कुल परफेक्ट बात कहला है। जो डकैती डाला रास्ता ना होएला पण वो रास्ता बताएला। वो अपने लिए रास्ता तैयार नहीं करेला क्या? देवराज चौहान को कैद में रखेला आसान नहीं होएला बाप, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। अपन लोगों ने फास्ट काम करेला और देवराज चौहान को बांधकर कमरे में बंद करेला, पर ये बात नहीं सोचेला। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। कुछ मालूम है मोना चौधरी दिल्ली में कहाँ रहती है? नहीं। उसके साथी नीलू महाजन या पारसनाथ के बारे में कुछ पता? नहीं। सोहनलाल ने सोच भरे ढंग से इंकार में सिर हिलाया। मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि दिल्ली में पारसनाथ का रेस्टोरेंट है। ऐसे में पारसनाथ को तलाश किया जा सकता है। कहीं पल उन लोगों के बीच चुप्पी रही। तुम दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाएला बाप। चारों बंदों की जरूरत होवे देवराज चौहान को कंधो देने के वास्ते। बांकेलाल राठौर दांत भींचकर कह उठा। वो हमारी बात ना मानो तो यही तो हुआ। अब खोपड़ी घुमेला देवराज चौहान की। सोहनलाल ने कश लेकर सबको देखा। मेरे ख्याल में जो हो गया है उसे भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। आगे हो ही का जो सोचने पड़ो। बांके, जगमोहन शब्दों को चबाकर कह उठा। पेशीराम कोई भगवान नहीं है कि उसने जो कहा वो सच हो जाएगा। पेशीराम की बात झूठ नहीं होएला बाप, वो जो कहला वो सच होएला। रुस्तम राव दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा। उसकी बात कभी भी झूठ नहीं होएला। रुस्तम ठीक कहता है। सोहनलाल ने गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। पेशीराम से मारा मजाक का रिश्ता ना होवे, जो हमारे से उल्टी सीधो बात करो। वो जो भी कहो सच कहो। हम तो आंखियों को मूंद कर उसों की बातों पर भरोसा करो हो। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। वो जानता था कि ये लोग सच कह रहे हैं। पेशीराम की कही बात कभी भी झूठ नहीं हुई और दिल से वो भी जानता था कि इस बार भी पेशीराम ने गलत नहीं कहा। परंतु देवराज चौहान की मौत के बारे में सोचकर जगमोहन मन ही मन कांप सा उठता था। वो इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था, परंतु सच को झूठा कहने की कोई वजह भी उसके पास नहीं थी। कहा सोचने लागो हो तम, मैं दिल्ली जाऊंगा। जगमोहन पीछे स्वर में कह उठा। आज ही तुम जाओ दिल्ली। हमारे टिकट पे पैसों ना खर्चो हो। मैं किसी को साथ चलने को नहीं कहूँगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मजबूर नहीं करूँगा कि मेरे कहने पर कोई साथ चले। जिसका मन हो बेशक साथ चल सकता है। बाप, रुस्तम राव का चेहरा सुलग सा उठा। देवराज चौहान तुम्हारा ही कुछ लागेला। अपन लोगों के उससे प्यार नहीं होएला क्या? वो अपन की दीदी का पति होएला।
तेरे से पहले अपन दिल्ली में पहुंचेगा बाप। ठंडो हो जाओ छोरो। बांकेलाल राठौर ने परेशानी भरे ढंग से गहरी सांस ली। तैश में आने को कोई फायदा ना हो वो, हम सबों को एक साथ हो ही दिल्ली चलो। पर परेशानी तो यूँ हो वो कि वहाँ पे देवराज चौहान को कापे ढूंढो। मोना चौधरी के ठैयों के बारों में हम लोगों को पतो ना हो वो। उधर जगमोहन ने सोहनलाल को देखते हुए कहा, हम मोना चौधरी के साथ ही पारसनाथ तक पहुंच सकते हैं, उसका रेस्टोरेंट तलाश कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा। सोहनलाल बोला, हम सबों से तेजो दौड़ो हो, चलो दिल्ली, वहाँ पे ही आगे बात करो हो। छोरे बाप, जहाज में 4 टिकटों दिल्ली की बुक करा दो, मारी सीटों खिड़की की तरफ ही राखियो। बाप, जहाज नहीं बोयला, विमान कहेला, प्लेन बोयला। मारे को मत पड़ा छोरे, मारे बीकानेर में तो ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज ही बोलो। प्लेन रेगिस्तान का नहीं, हवा का ऊँट होएला, उसे विमान कहेला। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी। बांकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंचा। उसने रुस्तम राव को घूरा। इस तरह घूर के बच्चे को मारेला बाप, कहते हुए रुस्तम राव ने जगमोहन को देखा। कब का टिकट बुक करेला? आज के किसी भी प्लेन में सीटें बुक करा लो। जगमोहन का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान और नगीना चूंकि कार द्वारा मुंबई से दिल्ली को जा रहे थे, इसलिए रास्ते में थे। जगमोहन, सोहनलाल, बांकीलाल राठौर और रुस्तम राव विमान से दिल्ली शाम के 6 बजे तक पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने होटल में 2 कमरे लिए। जगमोहन और सोहनलाल एक कमरे में थे, दूसरे में बांकीलाल राठौर और रुस्तम राव थे। नहा धोकर वो चारों इकट्ठे हुए। मेरे ख्याल में देवराज चौहान भाभी के साथ कार में ही दिल्ली आ रहा होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, या फिर ट्रेन या बस का इस्तेमाल किया होगा दिल्ली पहुंचने के लिए। देवराज चौहान को मच्छरों काटो क्या प्लेन में बैठे हुए? एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान वो पुलिस की नज़रों में आ सकता है। जगमोहन ने बांकेलाल राठौर को देखा। देवराज चौहान की तलाश रहती है पुलिस को। यहाँ दिल्ली में तो देवराज चौहान को इंस्पेक्टर वानखेड़े से भी खतरा है। वानखेड़े? बांकेलाल राठौर के होंठों से निकला। वानखेड़े को तो अपन बचाएला था कालूराम से। रुस्तम राव कह उठा। कालूराम के बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला एव जालिम। कालूराम, सोहनलाल ने कहा, जो पहले जन्म में पेशीराम का बेटा था। हाँ, रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। बहुत ताकतवर होएला। अगर वानखेड़े को हवा भी मिल गई कि हम लोग दिल्ली में हैं, तो वह चैन से नहीं बैठने वाला। जगमोहन कह उठा, हमें जो भी करना है खामोशी से करना है, कि वानखेड़े को हमारी दिल्ली में मौजूदगी का पता ना चल सके। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने मारे को फालतू का तंग करो तो हम उसको वर दो। कुछ नहीं कहना है वानखेड़े को, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी गैरकानूनी हरकतों का दुश्मन है। उसकी हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो अपना फर्ज निभा रहा है। वक्त आने पर उसे सिर्फ बचना है। जब वक्त आए तब वानखेड़े को देखो। अब क्या करो हो? पारसनाथ का रेस्टोरेंट तलाश करना है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद किसी तरह पारसनाथ के जरिए ये जानना है कि मोना चौधरी कहाँ है। देर सवेर में देवराज चौहान मोना चौधरी तक पहुंचने की कोशिश करेगा और हमारी नज़रों में आ जाएगा। सवाल तो ये पैदा होता है कि देवराज चौहान के नज़र में आने पर हमने क्या करना है। सोहनलाल ने सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। देवराज चौहान को रोकना है या उसका साथ देना है? सोहनलाल, बात तो पते की कहला बाप। कुछ पलों के लिए वहां चुप्पी छा गई। वो एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे। आखिरकार जगमोहन ही गंभीर स्वर में बोला, देवराज चौहान को रोकने की कोशिश करना गलत होगा। वो खामखा परेशान होगा। एक तरफ मोना चौधरी होगी और दूसरी तरफ हम। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हरकतों की वजह से ही उसकी जान को नुकसान हो जाए और पेशीराम की कई बात वक्त से पहले ही सच हो जाए। कहते हुए जगमोहन के चेहरे पर दर्द के भाव झलक उठे थे। बात तो परफेक्ट बोलो हो, हम देवराज चौहान की सहायता करेंगे, जगमोहन बोला। लेकिन कुछ और भी सोच रहा हूं मैं। वो क्या बाप? देवराज चौहान को मोना चौधरी से झगड़ा होने पर जान का खतरा है। राइट बोला। अगर दोनों आमने सामने ना पड़े तो ये खतरा टल जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि देवराज चौहान मोना चौधरी के सामने ना पड़े? जगमोहन बेहद गंभीर था। हम चाहे तो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं। जगमोहन के स्वर में दृढ़ता आ गई थी। सबकी निगाह जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। हम किसी तरह मोना चौधरी का पता ठिकाना मालूम करके मोना चौधरी को खत्म कर दें तो देवराज चौहान खुद ब खुद इस झगड़े से दूर हो जाएगा, जगमोहन ने कहा। थारी बात तो बहुत ही बढ़िया हो। वो बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। मोना चौधरी को हम पहले ही वड़ दो तो देवराज चौहान खतरों में पड़ो ही ना ही। मोना चौधरी पर हाथ डालना आसान नहीं होएला बाप। मोना चौधरी कोई मजाक नहीं है जगमोहन, जो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, सोहनलाल ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने क्या कहा है, जगमोहन बोला। मैं ऐसा करने की कोशिश करने को कह रहा हूं। अगर हम इस कोशिश में कामयाब हो गए तो देवराज चौहान को बचा सकते हैं। कोशिश करो मा कहा जावे, शायद वड़ो जावे मारो हाथों मोना चौधरी। सबसे पहले तो मोना चौधरी को ढूंढेला बाप, और उसके लिए पारसनाथ तक पहुंचना है। पारसनाथ पर नजर रखनी होगी।
शायद वो कभी मोना चौधरी से मिलने जाए या फिर मोना चौधरी उससे मिलने आए। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, हमें हर कदम पर सावधानी इस्तेमाल करनी है। जरा सी लापरवाही हमारी सोचों को पूरा नहीं होने देगी। हम बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ो, तुम फिक्र मत करो। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। पारसनाथ के रेस्टोरेंट के बारे में पता करूंगा। हम भी ढूंढो उसके रेस्टोरेंट को। ये काम इस तरह करना है कि पारसनाथ तक खबर ना पहुंचे कि हम लोग उसे तलाश कर रहे हैं। जगमोहन ने तीनों को देखते हुए कहा, हमने यही कोशिश करनी है कि देवराज चौहान को मोना चौधरी के सामने पड़ने की नौबत ही ना आए और हम किसी तरह पहले ही मोना चौधरी को खत्म कर दें। कोशिश करेला, पर ये इतना ईजी नहीं होएला। रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। हम बढ़ेगा मोना चौधरी को। बांकीलाल राठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। पारसनाथ के बारे में मालूम होने पर किसी को अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करनी है। जगमोहन ने कहा, वो सीधा वापस यहीं पर आएगा और हम कुछ योजना बनाकर एक साथ इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने मोना चौधरी है, उसे खत्म करने की सोच रहे हैं। ऐसे में हम चारों को अपनी ताकत एक साथ इकट्ठी करके मोना चौधरी के सामने जाना होगा। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 11वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।